हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, देन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया गया है और इंटरनल इन्वायरमेंट को वैल्यू सिस्टम इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि माइक्रो को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो सप्लायर्स ऑफ इनपुट हो गया, कस्टमर हो गया, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स, पब्लिक्स। देन बात करेंगे मैक्रो की, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल। अगर हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इनको डिवाइड किया गया है वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉरपोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट उन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो हमारे फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ, जो बिजनेस में स्वयं मौजूद होते हैं। इन फैक्टर्स को क्या है, These factors are usually under the control of business, ये business के control में होते हैं। The study of internal factor is really important for the study of internal environment. These factors जो हमारे एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। Now first point हमारा वैल्यू सिस्टम क्या होता है। तो वैल्यू सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एथिकल बिलीव्स दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल बिलीव्स क्या होते हैं, जैसे हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उनको हम लोग एज अ एथिकल बिलीव्स कहते हैं। उनको हम लोगों को फॉलो करना होता है, गाइड द ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक अपनी कंपनी का, हर एक अपने, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर किसी हम कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का एक मिशन होता है, एक विज़न होता है। मिशन में किस तरीके से हम लोग अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अब वहाँ तक पहुँचते हैं और किस तरीके से उनको फॉलो करते हैं। द वैल्यू सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डिटरमाइन इट्स बिहेवियर टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के साथ एंड सोसाइटी एट लार्ज। इस तरीके से हम लोग वैल्यू सिस्टम को समझते हैं। नाउ इस तरीके से यहाँ पर और भी काफ़ी पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वैल्यू सिस्टम ऑफ बिजनेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसमें, सक्सेस और प्रेस्टीज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में। फॉर इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ JRD टाटा, द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने टाटा की बात की है, तो इनको क्या है, was itself imposed moral obligation to adopt morally just and fair business policies and practices which promote the interest of customer, employees, shareholders and society at large। तो इस तरीके से इन्होंने किस तरीके से अपने चीज़ों को प्रमोट किया, कंज्यूमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, और आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे तैयार हुई। इसी तरीके से इन्फोसिस का एग्जांपल्स लिया हुआ है। इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। हर एक कंपनी का अपना मिशन होता है और एक ऑब्जेक्टिव्स होता है और एक अपना विजन होता है। मिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल फर्म इज अज्यूम टू बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की जो होती है कोशिश, वो किसकी होती है, हमारी मिशन और विजन में हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करते हुए, अपने पर्पस को देखते हुए, अपने रीजंस को एग्जिस्ट करते हुए हम अपनी चीज़ों को गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि बिजनेस डिसीजन में और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होती हैं। नाउ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स सच थिंग एज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टर, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर ओवर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क करता है। नाउ हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फर्म। द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द स्किल्स, capabilities, attitudes and comment of its employees. Employees differ with regard to these characteristics. It difficult for the top management to deal directly with all the employees of the business firm. Therefore, for efficient management of human resources, employees are divided into different groups के बारे में इनको divide किया जाता है।
नाउ हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट इमेज क्या होती है। तो अ फर्म शुड डेवलप मेंटेन एंड इनहेंस अ गुड कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी होती है। वो इमेज हम लोग कैसे और गुड उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स के साथ हम अपनी गुड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज कैसे बनाएंगे। अगर पुअर कॉर्पोरेट इमेज होगी तो हमारे फर्म में कहीं ना कहीं डिफेक्ट डालती है। नाउ हम लोग बात करते हैं ब्रांड इक्विटी क्या होता है। तो ब्रांड इक्विटी एक तरीके का मार्केटिंग टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है हमारी ब्रांड वैल्यू को। वो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ एंड एक्सपीरियंस विद द ब्रांड के साथ में। इफ़ पीपल थिंक हाईली ऑफ अ ब्रांड इट हैज़ पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी, यानी अगर वो ब्रांड के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा लोग उसके अपने कंज्यूमर्स होते हैं, तो ब्रांड इक्विटी उसकी पॉजिटिव हो जाती है और उनसे इस तरीके से पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हम कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं तो कंपनीज कैन charge more for a product with a great deal of brand equity. That equity can be transferred to line extension. It can help boost a company stock price. How brand equity develop कैसे होती है? अवेयरनेस होती है, रिकग्नाइजेशन होता है, ट्रायल होता है, प्रेफरेंस होता है, लॉयल्टी होती है। इनसे हमारी जो ब्रांड इक्विटी होती है वो डेवलप होती है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के कुछ पॉइंट्स के। तो इसमें माइक्रो इन्वायरमेंट है एंड मैक्रो इन्वायरमेंट है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट की पहले बात करते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, रिफर्स करता है इन्वायरमेंट की जो डायरेक्ट कांटेक्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हो रही बिजनेस में उनको डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। ये एसोसिएट होते हैं स्मॉल एरिया से, स्मॉल फर्म से। नाउ micro environment is a collection of all forces that are closely to the firm. These forces are very particular for said business only. These can influence the performance and day-to-day operations of the company. Now यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट में किस तरीके से होता है कि हमारे पास कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मीडिया है, कस्टमर है। इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए माइक्रो इन्वायरमेंट का डेवलप किया। नाउ कंपटीटर की बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे कंपटीटर्स आजकल हर एक जगह हैं, हर एक जगह हमारे कंपटीटर्स हैं। उनके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक थिंग्स को फॉलो करते हुए कुछ एवरी फर्म हैज़ टू टेक नोट ऑफ नंबर कंपनी हाउ सो एवर large it may be enjoys monopoly in the original business world. A company encounters various form of competition. The most common competition which a company product now faces, जो फेस कर रही है, is from differentiate product of the other companies. वो किस तरीके से डिफरेंट होंगे अदर कंपनी के साथ। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मार्केट में कलर टेलीविजन्स हैं, फिलिप के टीवी फेसेस कंपटीशन से एक दूसरे से, किस तरीके से वीडियोकॉन, ओनिडा, बीपीएल, ये सब क्या एक तरीके का मार्केट में कंपटीशन है। ये ब्रांड कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। इन चीज़ों से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू है उनमें कंपटीशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। नाउ बात करते हैं कस्टमर की। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर ने बताया कि देयर इज ओनली वन वैलिड डिफिनीशन ऑफ बिजनेस पर्पस, दैट इज टू क्रिएट अ कस्टमर। टू क्रिएट अ कस्टमर इट मीन्स अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो हम अपने कस्टमर को कैसे क्रिएट करेंगे। द बिजनेस इंटरप्राइज एम टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विंग द कस्टमर डिमांड। इट नाउ थिंक मोर इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट and sale rather than more variable sales. It make today marketing of a firm begin and also ends with the customers. इस तरीके से हम उन चीज़ों को फॉलो करते हुए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो किया जाता है। नाउ डेज अगर आजकल बात करते हैं तो बिज़नेस हमारा क्या है, अगर हम बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स के साथ किस तरीके से उनको सामंजस्य बैठाना होगा, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करनी होगी। नाउ अब बात करते हैं सप्लायर्स क्या होते हैं। तो सप्लायर्स में अगर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैन थिंक ऑफ अवेलिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल और लेबर अकॉर्डिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इट कैन अडॉप्ट सच अ पर्पस परचेज पॉलिसी विच गिव्स बार्गेनिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग माइकल पोर्टर के हिसाब से बात करते हैं तो इन्होंने बताया जो सप्लायर्स होते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड द फर्म इपिटोमिस अ पावर इक्वेशन बिटवीन देम।
This equation is based on the industry condition and the extent to which each of them is dependent on the other. इस तरीके से हमारे जो सप्लायर्स होते हैं आर आइदर इंडिविजुअल या तो फिर बिजनेस हाउसेस, दे आर कंबाइंड टुगेदर प्रोवाइड रिसोर्सेज दैट आर नीडेड बाय द कंपनी. नाउ अब बात करते हैं पब्लिक की. तो पब्लिक क्या है? लिटरली वर्ड पब्लिक, पब्लिक से क्या सो रहा? पीपल इन जर्नल, यानी पब्लिक जर्नल में. तो हम लोग अगर फिलिप कॉटलर के हिसाब से बात करते हैं, अ पब्लिक इज एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन अ कंपनी एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. द एनवायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन ग्रुप्स, मीडिया पर्सन्स, लोकल पीपल्स एंड सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक. तो इस तरीके से हम उन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में हम लोग देखते हैं कि मार्केट इंटरमीडिएट्स आर आइदर इंडिविजुअल और बिजनेस हाउसेस who come to aid the company in promoting, selling and distributing the goods to the ultimate customers, consumers. यानी हमें अपने अल्टीमेट कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को किस तरीके से प्रमोट, सेलिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स के साथ में उनको कहाँ तक किस तरीके से पहुँचना है. दे आर द मिडल मैन होते हैं, होल सेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज होती हैं, मार्केट सर्विस एजेंसीज होती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अगर बात करें तो इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रीच द कस्टमर होता है. क्यों? इन सच अ केसेस क्या होता है? द एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म हेल्प टू रीच द प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उन लोग उनको ईजिली रीड कर सकेंगे एज अ कॉन्सेप्ट के साथ में. नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है. तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माइक्रो से बिजनेस फर्म फेस लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस. द एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट डिटरमाइंस द अपॉर्चुनिटी फॉर अ फर्म टू एक्सप्लॉइट फॉर प्रमोटिंग इट्स बिजनेस एंड आल्सो प्रेजेंट थ्रेट्स टू इट द सेंस दैट इज पुट restrictions on the expansion of business activities. The microenvironment has thus both positive and negative impact. एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक में, सोशल एंड कल्चरल में, टेक्नोलॉजिकल में, पॉलिटिकल एंड लीगल में और डेमोग्राफिक नेचुरल, इन पॉइंट्स के साथ इनको फॉरवर्ड किया गया है और इनको क्लासीफाई किया गया है. नाउ हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा इंक्लूड करता है ऑल टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमिक में एग्जिस्ट हो रही हैं. द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, द फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करते हैं द कंडीशन ऑफ बूम एंड रिसेशन, यानी रिसेशन मीन्स मंदी. द फिजिकल, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. These economic policy of the government present both the opportunities as well as threats for the business firms. Now second concept पे आते हैं कि social and cultural environment क्या होता है. Member of a committee, member of a society wield important influencer over business firm. People these days do not accept the activities of business firm without questions. तो हमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस फर्म में हार्म द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इम्पोज सोशल कॉस्ट. बिसाइड्स बात करते हैं उसके साथ साथ तो बिजनेस प्रैक्टिसेस में वायलेट कल्चरल इथॉस ऑफ अ सोसाइटी. फॉर एग्जांपल बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट बाय बिजनेस फर्म में बाय नास्टी एंड हर्ट बाय इथिकल सेंटिमेंट ऑफ द पीपल. इस तरीके से नाउ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो बिजनेस आर क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट wield a great influencer over business policies. For example, after independence, under the leadership of Jawaharlal Nehru, India adopted democratic socialism and its goal. तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल रीजन्स फॉलो हुआ. नेक्स्ट जब हम अगर देखते हैं कि इसको किस तरीके से इनकरेज किया गया, टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, लाइसेंसिंग हैज़ नाउ एबॉलिश्ड role of public sector greatly reduced and foreign capital both direct and portfolio is being encouraged to raise the rate of capital formation in Indian economy. FERA has been replaced by FEMA से
फेरा मीन्स उसी तरीके से हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था उसको हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर responsible for the success of business firm. Technology consists of the type of machines and process available for the use by a firm and the way of doing the important in technological research factors productivity and firm reduces unit cost of आउटपुट। तो इस तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होते हैं इस तरीके से वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इंक्लूड है द साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द लेबर फोर्स। ऑल दीज डेमोग्राफी फीचर हैव एन important bearing on the functioning of the business firm. Since new workers are recruited from outside the firm, demographic factors are considered as part of external environment. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैनी इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, एनर्जी विच बिजनेस फर्म यूज इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। In fact, availability of natural resources in a region or a country is a basic factor in determining business activity in it. Natural environment, which includes geographical and ecological factors such as mineral and all deserts, water and forest resources, weather and climatic conditions, portfolios are all highly significant for various business activities. तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो का, तो हम लोग उसको किस तरीके से बात करेंगे। हमारे पास जो माइक्रो होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट डिफाइन नियर बाई इन्वायरमेंट अंडर विच द अपॉर्चुनिटी ऑपरेट्स। माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं कि द जनरल इन्वायरमेंट दैट कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस, ये हमारी मीनिंग थी। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो माइक्रो में कॉस्मिक, कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, सप्लायर, मार्केट, कस्टमर्स सभी होते हैं। और अगर मैक्रो में बात करते हैं तो सोशल्स, पॉपुलेशंस एंड डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। नेचर क्या होता है? स्पेसिफिक एंड जर्नल। स्पेसिफिक होता है हमारा माइक्रो में और मैक्रो में जर्नल। नाउ इन कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से कंट्रोलेबल होते हैं, तो माइक्रो में यस और मैक्रो में नो। इन्फ्लुएंस क्या करता है? डायरेक्टली एंड रेगुलरली और इनडायरेक्टली एंड डिस्टेंटली। इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इसमें फॉलो होते हैं। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।